हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है माइनिंग से रिलेटेड। जो माइनिंग के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो रॉयल्टी चार्ज करती थी, उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, जिससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर इंपैक्ट होता है। ओके, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। कितने जज की बेंच बैठी थी, ओके, क्या बैकग्राउंड था उसका, और हमारे मेंस और प्रीलिम्स से किस तरीके से इसको रिलेट किया जा सकता है। ये जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, ये जो वर्डिक्ट आया, इसको अगर देखें तो हम अपने प्रीलिम्स के सिलेबस से भी रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी में मिनरल्स की बात हो या फिर पॉलिटी में सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है। मेंस में अगर देखें तो इसको इकोनॉमिक्स से भी रिलेट किया जा सकता है, जहां पे सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की बात होती है। पॉलिटी में अगर देखें तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है, फेडरलिज्म है और सेपरेशन ऑफ पावर है। ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्सेज से इसको रिलेट करेंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि ये जो डिसीजन है वो किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में रिलेट किया जा सकता है। अब हम डिसीजन की बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलती है कि जो रॉयल्टी है, माइनिंग एक्टिविटीज के ऊपर जो रॉयल्टी है, उस पे किसका अधिकार होगा? स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार। इसका मतलब इससे पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रॉयल्टी है वो चार्ज करती थी। अब इसका अधिकार किस पे आ गया? स्टेट गवर्नमेंट पे आ गया। 9 जज की बेंच बैठती है, 8:1 से ये वर्डिक्ट आता है, और इस केस का जो नाम है वो क्या था? मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपसे हो सकता है कि आपसे ये केस दे दिया जाए और आपसे ऑप्शंस में चीजें दे दी जाए कि ये केस किस चीज से रिलेटेड था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये माइनिंग एक्टिविटी पे जो रॉयल्टी थी उससे रिलेटेड था। ओके, कि माइनिंग एक्टिविटी पे जो रॉयल्टी का जो अधिकार होगा वो किसका होगा। तो ये बात आपको पता चलेगी। अब क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट? क्या कहता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होगा। ओके, आगे देख लेते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो उससे पहले हमें दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, और वो दो टर्म्स है रॉयल्टी और टैक्स। रॉयल्टी का अगर एग्जांपल ले, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे तेज सिविल्स है, तेज सिविल्स अपनी मैगजीन जो निकालता है, तेजस करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है 3 महीने की। जैसे तेज टीम इसकी ओनर है, तेज टीम ओन करती है, हम लोग ये मैगजीन बनाते हैं, लेकिन जो इसको प्रिंट करने का काम है या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है वो पर्टिकुलर एक बुक डिपो या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। उसके बदले, मतलब वो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसके बदले हमें क्या करते हैं, वो कुछ पैसा देते हैं। वो रॉयल्टी होती है, वो दो पार्टीज के बीच में सहमति होती है, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। लेकिन अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स इंपोज किया जाता है किसके द्वारा? अथॉरिटी के द्वारा। ओके, कोई अथॉरिटी इस टैक्स को इंपोज करती है, जैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। ओके, ये लॉ के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन रॉयल्टी के लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो ये क्लियर हो गया। ओके, इसमें क्या होता है कि टैक्स पेयर की कंसेंट की जरूरत नहीं होती। टैक्स क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लगाती थी, लेकिन जनता से पहले पूछती थोड़ी है कि कितना कितना टैक्स लगाना है, कितना नहीं। ओके, बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बैकग्राउंड में 1989 में एक केस जाता है, एक डिसीजन आता है। क्या था केस? क्या था? इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में केस था। ओके, जो इंडिया सीमेंट लिमिटेड कंपनी थी वो ये बात बोलती है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रॉयल्टी को इंक्रीज कर दिया, जो कि इनका अधिकार नहीं है। भाई वहां पे ये कंपनी माइनिंग कर रही थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट बोलती है कि हम रॉयल्टी को इंक्रीज करेंगे। अब इंडिया सीमेंट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और वो ये बात बोलती है कि जो माइनिंग है, माइनिंग तो क्या होता है कि यूनियन लिस्ट में आता है एंट्री 54 में, तो माइनिंग पे जो भी चार्ज लगेगा या रॉयल्टी लगेगी या टैक्स लगेगा, उसका लगाने का अधिकार किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ओके, तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का यही डिसीजन आता है कि जो प्राइमरी अथॉरिटी जो रॉयल्टी या टैक्स लगाने की किसके पास होगी, वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ओके, और वो लीगल बेसिस किसका दिया कि किस लीगल अथॉरिटी के कारण? वो उन्होंने एक्ट का नाम बताया, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत ये जो यूनियन लिस्ट में जो माइनिंग एक्टिविटी होती है, इन पे रॉयल्टी या टैक्स का जो अथॉरिटी है वो किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। इन्होंने उस टाइम पे बोला कि रॉयल्टी जो वो एक टैक्स है, और टैक्स कौन लगाएगी? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। आगे आ जाते हैं। फिर उसके 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को चेंज करती है, और इस बार ये डिसीजन चेंज होता है तो ये बात बोलती है कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है, लेकिन रॉयल्टी के ऊपर जो सेस लगेगा वो टैक्स होगा।
ओके, तो रॉयल्टी एक टैक्स नहीं है। अब इस पे जो अधिकार हो गया है वो किसका हो गया? स्टेट गवर्नमेंट का। 1989 में जो डिसीजन आया था वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चार्ज कर रही थी, लेकिन 2004 में जो डिसीजन आया, ये 5 जज बेंच बैठी थी, इन्होंने डिसीजन दिया कि रॉयल्टी जो है वो एक टैक्स नहीं है, लेकिन रॉयल्टी के ऊपर जो सेस लगेगा वो टैक्स है। ओके, तो अब इस पे जो अधिकार होगा वो किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का होगा। किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये 2004 में डिसीजन आया, 1989 देख लिया, 2004 आ गया। अब फिर से ये दोबारा हायर जज बेंच के पास ये केस जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का अब जो डिसीजन आता है वो ये बात बोलता है कि अब जो पावर है रॉयल्टी लगाने की वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ओके, इन्होंने बोला कि रॉयल्टी जो है, अभी जो डिसीजन आया उसमें एक चीज क्लासिफाई हो जाती है कि रॉयल्टी एक टैक्स नहीं है। ओके, ये क्लियर हो गया। एक ये कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है दो लोगों के बीच में। ओके, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है, ये एक टैक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रॉयल्टी रेट्स को क्या था कि चेंज नहीं कर सकती है। ये किसका अधिकार हो गया? आपका स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार। ये अभी डिसीजन आता है। ओके, अब जो ये वर्डिक्ट आया है, ये जो जजमेंट आया है, इसके क्या इंप्लीकेशन होंगे? सिंपल सी बात है, आप इसमें स्टेक होल्डर अगर देखोगे कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के स्टेक होल्डर्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपका एनवायरमेंट है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सिटीजन्स भी हैं और जुडिशरी भी है। तो जब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप स्टेक होल्डर अप्रोच लगा के किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हो। भाई स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार मिल गया अब कि जो अब रॉयल्टी चार्ज करोगे वो आप अपने अधिकार में कर सकते हो। तो इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा। जो भी कंपनी माइनिंग करेगी तो उस पे जो टैक्स लगाएगा या जो रॉयल्टी लगाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा तो उसका रेवेन्यू बढ़ा, तो इस रेवेन्यू को क्या कर सकती है? वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज कर सकती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। भाई यहां से स्टेट गवर्नमेंट का पैसा बढ़ा, पैसा बढ़ेगा तो वो इन कॉलेजेस, स्कूल, आपके हॉस्पिटल्स, रोड ये बनाने में इसको इस्तेमाल करेगी। तो जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं जैसे ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, या फिर राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये स्टेट्स जो कि मिनरल रिच स्टेट हैं, इनका वर्चस्व या रेवेन्यू क्या होगा? वो बढ़ेगा। ओके, तो उनको बहुत फायदा हो गया। फिर ये फिस्कल फेडरलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप इस टर्म को रिलेट करोगे अपने जो पॉलिटी में फेडरलिज्म पढ़ा होगा तो वहां पे भी एक टर्म आती है फिस्कल फेडरलिज्म, कि ये जो जजमेंट है ये सपोर्ट करता है किसको? फिस्कल फेडरलिज्म को, कि जो स्टेट्स हैं उनको भी, जैसे जीएसटी में आपने देखा होगा कि 41% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट्स को जाता है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइट है कि किसको जीएसटी ज्यादा मिलेगा। ओके, तो ये भी फिस्कल फेडरलिज्म का एक एग्जांपल आप देख सकते हो। ओके, चैलेंजेस की अगर बात करें, अब स्टेट के पास अधिकार आ गया तो स्टेट हो सकता है मनमानी करे, स्टेट अपने हिसाब से रॉयल्टी चार्ज करने लग जाए। पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी कि कितनी रॉयल्टी लगेगी, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार आ गया तो वो मनमानी कर सकता, मनमानी करेगा तो वो हो सकता है कि रॉयल्टी को बढ़ा दे। रॉयल्टी को बढ़ा देगा तो फिर जो कंपनी माइनिंग कर रही है उसमें मिनरल एक्सट्रैक्शन के चार्जेस बढ़ जाएंगे, और मिनरल एक्सट्रैक्शन के चार्जेस बढ़ जाएंगे तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ पे इंपैक्ट करेगा। तो ये बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। मिनरल्स के दाम बढ़ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से रॉयल्टी चार्ज करना शुरू करेगी। तो ये इसके हम लोगों ने इंप्लीकेशंस देख लिए। पूरा केस हम लोगों ने देखा कि क्या बैकग्राउंड था, क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, रॉयल्टी एक टैक्स है या नहीं है, माइनिंग क्या है, किस लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, वो सारा हम लोगों ने देख लिया। अब अगर मेंस के पीवाईक्यू की हम बात करें तो कि अगर इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले या पूछे जा सकते हैं वो भी देख लेंगे। मिनरल्स की अगर बात करें तो सीधा सीधा अपने सिलेबस में ज्योग्राफी में आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लेता है कि भाई पर्टिकुलर मिनरल्स कहां का कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सी स्टेट्स में पाया जा सकता। इस बार भी मेंस में क्वेश्चन आया था बॉक्साइट से रिलेटेड कि ओडिशा झारखंड में किस किस एरिया में बॉक्साइट पाया जाता, तो आपको रीजन्स के नाम लिखने थे। फिर जैसे रॉक फॉस्फेट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन राजस्थान, ये भी पूछ लिया था। ओके, फिर पहले पूछा था कि जिंक प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो ऐसे मिनरल्स आपको याद करने पड़ेंगे और उनके साथ साथ
आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वो किस स्टेट में है, पर्टिकुलरली किस रीजन में है, उन रीजन्स के नाम आपको पता होने चाहिए। पॉलिटी में अगर देखें तो फेडरल सिस्टम से क्वेश्चन आया, जैसे रेजिडुअरी मैटर का आ गया, तो इस बार आपको ये चीज प्रिपेयर करनी है, जैसे यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि आपसे मैच करा लेगा, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, या फिर स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, कॉन्करेंट में कितने हैं, यूनियन लिस्ट पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो इस पे रूल बनाने का, लॉ बनाने का किसका अधिकार है, स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो उस पर किसका अधिकार है, कॉन्करेंट में किसका अधिकार है, अगर स्टेट और उसमें सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन ओवर रूल करेगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस में भी पूछी जा सकती हैं। ओके, आगे आ जाते हैं। प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आता है? प्रीलिम्स में सिंपल कि आपसे सीधा रीजन पूछ लेगा, या फिर आपको माइन दे देगा, ये पूछ लेगा ये कहां पे है, या फिर रीजन देके ये पूछ लेगा कि इस रीजन में कौन सी माइंस है, ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई पर्टिकुलर पॉलिसी बनाई गई हो तो पॉलिसी का ईयर आपसे मैच करा लेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये मिनरल है, ये मिनरल या ये माइन है, ये पर्टिकुलरली किस मिनरल की है। इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत बार मिनरल्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आपको डिफरेंट डिफरेंट जो मिनरल्स हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं वो आपको देखने हैं, कौन से प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, कौन से प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। अब कुछ वैल्यू एडिशन की बात कर लेते हैं। जब हम मेंस का आंसर लिख रहे होते हैं तो हमें वैल्यू एडिशन करना होता है, अपने आंसर को अच्छा बनाना है। तो अगर माइनिंग सेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट आता है या कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे कौन सा पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे माइनिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में 2.5%, ये आप वहां पे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे इंट्रोडक्शन में आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे एफडीआई को अलाउ किया गया है 100%, ये भी आप पॉइंट दे सकते हो। इवन आप देखोगे जब ये इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी माइनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ओके, स्टेट्स की अगर बात करें कि जो हमारा मिनरल प्रोडक्शन में अगर स्टेट्स की बात करें तो ओडिशा जो है सबसे ज्यादा, मतलब 44% जो मिनरल्स प्रोडक्शन है हमारा वो ओडिशा अकेली स्टेट से होता है। ओके, उसके बाद आप देखोगे तो हमारा कर्नाटका है एंड देन फिर महाराष्ट्र है। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मिनरल प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है, तो ओडिशा, देन कर्नाटका एंड देन आपका महाराष्ट्र। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इवन जब आप अपने मेंस में आंसर लिखोगे तो आपको मैप भी बनाना है। लोकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मैप बनाना है, उस मैप में आप दिखाओगे कि कौन सा पर्टिकुलर मिनरल है वो कहां पे पाया जाता है, या जिससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आप अपने मेंस में वैल्यू एडिशन के तौर पे यूज कर सकते हो। आगे आ जाते हैं। ये आप लोगों के लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप अभी लिख के दिखाओगे, क्लास के बाद हम लोग चेक करेंगे कि आप लोगों ने क्या लिखा है। पहला कि सेस क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आपको लिखना है, 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है। फिर अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या फिर क्या उसके चैलेंजेस हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। तो आज वाला हम लोगों ने देख लिया टॉपिक। हमारी मेंस की फाउंडेशन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉपीज प्रॉपर चेक हो, इवेलुएट हो और आप प्रॉपर आरबीएससी, एनसीईआरटी, इग्नू, एनआईओएस वाली बुक्स को क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करना चाहते हो तो हमारी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज में इसमें प्रीलिम्स के भी 18 टेस्ट होंगे हमारे और मेंस के भी 18 टेस्ट होंगे। तो टोटल जो है 36 टेस्ट होंगे। मॉर्निंग में प्रीलिम्स का पेपर होगा और इवनिंग में आपका मेंस का पेपर होगा। हर 14 डेज में एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। ये 14 डेज किस लिए है, ताकि प्रॉपर आप सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो। ऐसा ना हो कि भागम भाग 7 दिन में आप कवर कर रहे हो, कुछ छूट जाता है फिर वो बाद में हो भी नहीं पाता है। तो ये हमारी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज 17 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, मतलब कल हमारा टेस्ट है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स था, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। एक और चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो आप ध्यान रखना उसको अपने सिलेबस से जरूर रिलेट करें कि किस तरीके से मेंस और प्रीलिम्स में इसको रिलेट किया जा सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।